नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चैतन्य मित्तल है। मेरा हाल ही में हुआ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली का एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 4 आया है। मेरी परसेंटाइल 100 थी और मेरा अपनी शिफ्ट में मैं टॉपर था और मेरा ऑल इंडिया रैंक 4 रहा है। सबसे और मैं यहाँ पे दिल्ली नॉलेज ट्रैक के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताऊँगा और आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स दूँगा, ताकि आप भी मैंने जो अचीव किया है और आप जो अचीव करना चाहते हैं उसको इफ़ेक्टिवली अचीव कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपको जनरल बात बता देता हूँ, जो आपको ऑलरेडी पता भी होगी अगर आप एम्स एग्ज़ाम के लिए अपीयर करने वाले हैं। 200 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलता है, -1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। और अगर आप क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं तो उसके लिए कोई मार्क्स ना मिलते हैं ना कटते हैं। तो ये तो हो गई बेसिक एम्स एग्जामिनेशन से रिलेटेड बात। अगर मैं इसके पैटर्न में बात करूँ तो 120 क्वेश्चंस जो हैं वो रहते हैं एमसीक्यू के, जिसमें फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 40 क्वेश्चंस आएंगे। और उसके अलावा फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 20 असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस हैं, जो थोड़ा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन रहता है। और लास्ट में 20 क्वेश्चंस आते हैं जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से। और जैसा हमारी शिफ्ट में रहा था और मेरे साथ वालों की शिफ्ट में भी रहा था, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं जनरल नॉलेज वाले पोर्शन से, और बाकी 12 to 13 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो रहते हैं मेंटल एबिलिटी या फिर लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट से। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन एम्स एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले सीधा फोकस टॉपिक्स पे आते हैं, क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है और उसमें कौन से टॉपिक्स की कितनी वेटेज है। तो मैं इसमें सब्जेक्ट वाइज चलूँगा। सबसे पहले फ़िज़िक्स की बात कर लेते हैं। फ़िज़िक्स में जो 11th वाला पोर्शन है उसमें रोटेशन चैप्टर जो है पार्ट 1 एनसीईआरटी में से, उस पर थोड़ा स्ट्रेस रहता है। बट मेन फोकस जो उसमें है वो पार्ट 2 वाली एनसीईआरटी पे रहता है, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और जो वेव्स वाला पोर्शन और एसएचएम वाला पोर्शन है उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन तो आ जाते हैं। बट इसमें आपने अगर एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना है तो वो है थर्मोडायनेमिक्स। इस पे कमांड बनाने में आपको ये फ़ायदा होगा कि केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स आती है, तो आपको दोनों जगह आपका एक फोकस एरिया कवर हो रहा है। तो थर्मोडायनेमिक्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा और उसे कंसेप्चुअली घुस के पढ़िएगा। फिर मैं आता हूँ 12th वाले पोर्शन में। 12th वाले पोर्शन में जो लास्ट का मॉडर्न फिज़िक्स और सेमीकंडक्टर्स वाला पार्ट है वो तो खासी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि लास्ट में वो जनरली हर जगह थोड़ा तेज़ी में कराया जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें फैक्ट बेस्ड हो जाती हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें कंसेप्चुअली जो इजीली समझ आ जाती हैं वो हो जाती है, तो कभी कभी टीचर्स उसको स्किप कर देते हैं। बट आपको 12th की पार्ट 2 की एनसीईआरटी में से मॉडर्न फिज़िक्स, सेमीकंडक्टर्स तो ज़रूर ही पढ़ना है। उसके बाद एक टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो नीट में नहीं आता है मगर एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उससे 2-3 सवाल आते हैं, और वो जनरली असर्शन रीज़न के फॉर्म में कंसेप्चुअल वे में उसे पूछता है। तो अगर आपने एनसीईआरटी एक बार पढ़ी रहेगी तो आपको वो क्वेश्चन आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो शुरू का करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है वो तो बच्चे अच्छे से फोकस करके करते ही हैं, बट अगर आपको वो तो करना ही है, आपको नीट के लिए भी करेंगे आप, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस तो आपका रहेगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आएंगे। और वो सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर का थोड़ा बेसिक भी वहीं से बनेगा। अगर आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी पे कमांड नहीं है तो आप सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर नहीं कर सकते, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आ गया फिज़िक्स के फोकस एरिया की बात। इसमें आप ऑप्टिक्स में थोड़ा लाइट रह सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ लोग रे ऑप्टिक्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करके उसके बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करने लग जाते हैं। बट एटलीस्ट मेरी शिफ्ट में कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन ऐसा ऑप्टिक्स का तो नहीं था। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप वो क्वेश्चन कर लेते। फिर नेक्स्ट में आता हूँ केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री को मैं 3 में डिवाइड करके डिस्कस करूँगा, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिज़िकल में 11th के पोर्शन से बात करें तो जैसा मैंने पहले कहा, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम से बहुत मुश्किल सवाल नहीं आएगा, बट उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर रहने चाहिए। 12th में फ़िज़िकल वाले पोर्शन में से चैप्टर्स एक्चुअली थोड़े इजी हैं, बट जो भी मुश्किल क्वेश्चन आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। उसमें नर्स्ट इक्वेशन एक रहती है जिससे हमारी शिफ्ट में क्वेश्चन था, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे अपना पूरा होल्ड बना के रखना है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको रिडॉक्स में भी हेल्प करेगा, तो आपका 11th का एक चैप्टर साथ में कवर हो रहा है। नेक्स्ट में आता हूँ इनऑर्गेनिक पे। इनऑर्गेनिक में इवन आप नीट के लिए सुनेंगे कि पीरियोडिक टेबल चैप्टर तो बेस है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का एप्लीकेशन हर चैप्टर में आएगा। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग तो और ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पी ब्लॉक की बेसिक समझने के लिए आपको फिर केमिकल बॉन्डिंग चाहिए। तो 11th वाले पोर्शन में से पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद 11th में थोड़ा बहुत पी ब्लॉक है और 12th में बाकी मेजर पोर्शन है पी ब्लॉक का।
तो पी ब्लॉक तो करना ही करना है। उसके बाद मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी बताऊंगा इनऑर्गेनिक में वीडियो के लेटर वाले पोर्शन में। उसके बाद इनऑर्गेनिक में 12th में से पी ब्लॉक हो गया, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो चैप्टर है वो थोड़ा कंसेप्चुअल चैप्टर है इनऑर्गेनिक में, केमिकल बॉन्डिंग जैसा। तो एम्स थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता ही है, तो अगर आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे होल्ड रहेगा तो आपको बहुत हेल्प रहेगी। उसके बाद मैं आता हूँ ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में क्या होता है, जब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं तो IUPAC पे बहुत ज़्यादा फोकस देना शुरू कर जाते हैं। कौन सा रूल क्या होता है, उस रूल की एक्सेप्शंस क्या हैं, स्पायरो कंपाउंड्स की नेमिंग क्या है, ये सब। बट IUPAC पे इतना फोकस देने की ज़रूरत नहीं है। उससे अच्छा आप स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उस पर फोकस दीजिए जब आप ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं 11th में। 11th में हाइड्रोकार्बन्स का एक चैप्टर आएगा, बट वो आपको तब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप 12th की सारी केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। तो उसमें आप ज़्यादा टेंशन मत लिए कि अगर आप 11th में हैं और आप हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रह रही हैं। तो जब आप 12th में सारे चैप्टर्स, सारे रिएक्शन मैकेनिज्म समझ लेंगे, तब आपको वो बात थोड़ी और अच्छे से समझ आएगी। और मोस्टली जो रिएक्शंस हैं आप उन्हें एक सिस्टमैटिक वे में पढ़िए। आप ये देखिए कि बहुत सारी रिएक्शन आप इकट्ठे ग्रुप करके पढ़ सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रोफाइल अगर कॉमन है किसी रिएक्शन में, तो आप उन्हें इलेक्ट्रोफाइल देख के पढ़िए। अगर रिएक्शन का मैकेनिज्म कॉमन है, जैसे मान लीजिए बहुत सारी रिएक्शंस सब्स्टिट्यूशन के अंडर ही आती हैं, तो आप उन सारी रिएक्शंस को इकट्ठा पढ़िए, तो आपको समझने में भी आसानी रहेगी और याद करने में भी आसानी रहेगी। और इसके अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म पे एम्स के लिए तो बहुत अच्छे से फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि एम्स कभी कभी आपसे क्रिएटिव वे में क्वेश्चन पूछ लेता है ऑर्गेनिक का, जो नीट एग्जामिनेशन में नहीं होता। तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म्स पे फोकस तो रखना ही है। इसके अलावा 4 चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस करने के लिए। उनमें आता है बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इनमें से मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा NCERT से, इसमें इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको ये 4 चैप्टर्स करने ही करने हैं, और नीट के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते ही हैं। तो आप नीट के लिए चैप्टर्स कर रहे हैं तो एम्स के लिए इन्हें एक बार देख जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गई केमिस्ट्री रिलेटेड बात। फिर आते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में जेनेटिक्स, इकोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ये 3 स्ट्रेस एरियाज़ रहने चाहिए आपके, क्योंकि अपकमिंग फील्ड्स हैं, इनमें काफ़ी स्कोप रहता है। और आप एक चीज़ देखिएगा, एम्स वाले क्वेश्चन आपसे कभी भी बहुत डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, बट किसी और सब्जेक्ट में, फिजिक्स या केमिस्ट्री में। बट बायोलॉजी में NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, NCERT के डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो NCERT पे होल्ड बनाना बायोलॉजी में तो खास ही इंपॉर्टेंट है। आप बायोलॉजी को कम से कम 3 से 5 बार पढ़ें और उसके डायग्राम्स पे बहुत फोकस दें, क्योंकि एम्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन डालना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस वहाँ पे बहुत है। आपको डायग्राम के नीचे जो सब लिखा रहता है कि ये डायग्राम किस चीज़ का है, इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ भी लिखा हो तो आप वो ज़रूर पढ़िए और उसे दिमाग में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन इस बार उन्होंने एक डायग्राम दे दिया और जो डायग्राम के नीचे NCERT में वर्डिंग लिखी थी उससे रिलेटेड पूछ लिया था। तो बायोलॉजी में ये 3 एरियाज़ को आप स्ट्रेस करें। बाकी कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जैसे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो इन टाइप के चैप्टर्स को आप स्ट्रेस करके पढ़ें, क्योंकि ये चैप्टर्स छोटे हैं बट हाई यील्डिंग हैं। तो ये एक आपका अच्छा प्रिपरेशन पॉइंट रहेगा इसमें। तो ये हो गया एक जनरल ओवरव्यू तीनों सब्जेक्ट्स के फोकस पॉइंट्स का। अब मैं बात करता हूँ फिज़िक्स में। डिटेल्ड वे में आपको बताऊँगा कि आपने फ़िज़िक्स को कैसे गो थ्रू करना है। तो सबसे पहले तो जो जनरल सवाल होता है लोगों का कि आपने कौन सी बुक्स रेफ़र की, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मैं एलन का क्लासरूम स्टूडेंट था, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने एलन के मॉड्यूल्स तो रेफ़र किए ही हैं। उसके अलावा NCERT तो बहुत इंपॉर्टेंट है एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एक मिसकंसेप्शन है कि असर्शन रीज़न डायरेक्ट लाइन टू लाइन आ जाते हैं NCERT के, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर NCERT में जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं और स्पेशली जो लास्ट में पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी में चीज़ें कवर की गई हैं, अब उनको पॉइंट्स टू पॉन्डर वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखिएगा, क्योंकि उन पॉइंट्स को उठा के एम्स वाले असर्शन रीज़न बना लेते हैं। तो मैंने जैसा कहा एलन का कोचिंग का मॉड्यूल, या आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे आपको जो भी इजीली कोचिंग का मॉड्यूल मिल जाता है, किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग मॉड्यूल को रेफ़र कर लीजिए अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो। NCERT तो रेफरेंस बेसिक रहेगा ही। उसके बाद 11th में मैंने सेंगेज की फ़िज़िक्स BM शर्मा की जो मेडिकल की किताब आती है उसको यूज़ किया था। और 12th में मैंने JEE चैम्पियन करके एक बुक आती है MTG की, उसको रेफ़र किया था, बट वो भी मैंने पूरी सॉल्व नहीं करी थी, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक सॉल्व करी थी। उसके बाद सिलेबस थोड़ा तेज़ हो जाता है, रिविजन्स करने को काफ़ी कुछ हो जाता है, तो इतनी दिक्कत नहीं रहेगी अगर आप किसी भी रेफरेंस बुक को बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाते हैं।
बट एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक मैं सबको रिकमेंड करना चाहूँगा वो है एच सी वर्मा। एच सी वर्मा की सर की बुक जो कंसेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुली रिटन बुक है, और उसमें कॉन्सेप्ट्स जिस वे में कवर किए गए हैं वो कोई बुक नहीं करती। और उस बुक के एक्सरसाइजेस के जो सवाल हैं वो इतने अच्छे सवाल हैं कि अगर आप उन्हें सॉल्व करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होगी उससे एटलीस्ट ये हो जाएगा कि आपने जिन चैप्टर्स को एच सी वर्मा सर की किताब से सॉल्व कर लिया, एम्स में अगर उनसे क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। बट उसको करने का एक तरीका है, आपने कभी भी सोल्यूशन बुक को रेफ़र नहीं करना उस बुक को करते टाइम, अनलेस आपने हर सवाल पे 10 से 15 मिनट लगा लिए हैं, आपने पूरा अपना दिमाग एग्जॉस्ट कर लिया है किसी क्वेश्चन को करते हुए। आपने एक कॉपी लगानी है जिसमें आपने हर सवाल को बिल्कुल जैसे बोर्ड पैटर्न, सब्जेक्टिव पैटर्न से सवाल करते हैं, बिल्कुल वैसे करना है। जब आप वैसे करेंगे और सब आप लिख के करेंगे तो आपको सामने दिखेगा कि आप क्या कर रहे हो। और जब आप वो करोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है जो एम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्स में फ़िज़िक्स काफ़ी मुश्किल आती है एज़ कम्पेयर टू जो हम नीट के लिए पढ़ते हैं। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, और इस बुक से आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे जो आपको अगेन असर्शन रीज़न में भी हेल्प करेगा। एक मैंने एडिशनल चीज़ करी थी जो आपको तब पता चलेगी जब आप थोड़ा प्रीवियस ईयर वगैरह के सवाल जो मेमोरी बेस्ड मिल जाएंगे आपको मार्केट में। जैसे हमको एलन ने प्रोवाइड किए थे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस 2018 के, 17 के। तो जब आप वो सवाल करेंगे तो आप देखेंगे कि एम्स वाले कभी कभी क्वेश्चन जो पूछते हैं वो होता है आउट ऑफ सिलेबस। ना आपको वो चीज़ एनसीईआरटी में मिलेगी, ना आपको कहीं वो चीज़ कहीं किसी मॉड्यूल में मिल भी जाएगी, किसी मॉड्यूल में नहीं भी मिलेगी। जैसे हमारे शिफ्ट में क्वेश्चन आया था एफ़ नंबर जो कैमरा से रिलेटेड अपर्चर वगैरह का होता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको कहीं ना कहीं से पढ़नी पड़ेंगी। तो ऐसी एडिशनल चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड सवाल देखेंगे। आपको सारे सवाल तो कहीं नहीं मिलेंगे, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्योंकि एफ़ नंबर वाला जो सवाल था वो 2018 के पेपर में था, तो मैंने वो सवाल देखा हुआ था, तब मैंने एफ़ नंबर को सर्च किया और मेरी शिफ्ट में वो क्वेश्चन आ गया। और एडिशनल चीज़ जो मैं आपको कह रहा था वो ये था कि अगर आप कर सकते हैं तो एक किताब है जो बहुत ही क्लासिक बुक है वैसे तो, इरोडोव, बट उसको सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग बुक है। वो लिखी गई है, वो आईआईटी एडवांस जो पढ़ रहे हैं उनके लिए लिखी गई है, मगर उनके लिए मतलब रेफरेंस है, बट मेडिकल के लिए वो बिल्कुल रेफरेंस किताब नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा एक तो मैथमेटिकली हैवी बुक है और उसमें सवाल बहुत ज़्यादा हैं। तो एच सी वर्मा सर की किताब कंसेप्ट्स या सवाल करने के लिए बेस्ट है। बट मैंने जो किया था, मैंने इरोडोव की किताब के आगे से कुछ फार्मूलाज याद कर लिए थे। उन्होंने चैप्टर से पहले थोड़ी थ्योरी दी रहती है, उस थ्योरी में कुछ फार्मूलाज होते हैं, आपको पता लग जाएगा कि कुछ फार्मूलाज तो बिल्कुल ही एक्स्ट्रा है, वो बिल्कुल नहीं करने। बट जो आपको फार्मूला लगता है जिसमें से आपको थोड़ा बहुत कुछ डिपेंडेंस वगैरह देखनी है कि एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो वो आप एक बार देख सकते हैं अगर आप बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं एम्स की फ़िज़िक्स के लिए। बट उसमें बहुत ज़्यादा दिल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से ऐसे एक्स्ट्रा फार्मूलाज हैं जो एम्स वाले पूछते हैं। तो ये रही बात फ़िज़िक्स की। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैं फ़िज़िक्स में काफ़ी लकी था, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने फ़िज़िक्स के कंसेप्ट तो क्लास में काफ़ी क्लियर होते रहते थे। बाकी सेल्फ़ स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि आपको फ़िज़िक्स में आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ईजी रहेगा आपको न्यूमेरिकल्स करना। तो फिज़िक्स में आप जितने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, जितने नए टाइप के सवाल लगाएंगे, उतनी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होगी। और एम्स के पेपर में आपके साथ ऐसा होगा कि आपको सवाल का कोई आइडिया नहीं होगा, बट आपको सवाल देख के एक अप्रोच समझ आ रही होगी, तो आपको डरना नहीं है। आपको जो समझ आ रहा है आप उस वे में सवाल को करिए, बट अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो उसे अनअटेम्प्टेड छोड़िए, क्योंकि ओवर अटेम्प्ट करेंगे तो नेगेटिव में जाएंगे। तो फिज़िक्स से रिलेटेड ये बात रही, बट आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि एम्स में फ़िज़िक्स जो आएगी वो थोड़ी एक लेवल से टफ़ आएगी। जहाँ तक केमिस्ट्री का सवाल है, वहाँ पे मैं फिर से 3 में डिवाइड करके बात करूँगा, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री की। इसमें मैं पहले बुक्स बताऊँगा। अगेन मैंने एलन का कोचिंग का मॉड्यूल रेफ़र किया, उसके अलावा मैंने एक बुक सॉल्व करी बालाजी पब्लिकेशंस की, नरेंद्र अवस्थी। मैंने सिर्फ फिज़िकल के लिए एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करी क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट रहती है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के लिए मैंने कोई बुक सॉल्व नहीं करी, और आई डोंट थिंक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करने की ज़रूरत है। अगर आपको एम्पल आपके मॉड्यूल्स में प्रैक्टिस मिल रही है और आपको मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आपको अलग से उसके लिए कोई एक्स्ट्रा बुक करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। तो फिज़िकल में मैंने नरेंद्र अवस्थी सर की बुक रेफ़र करी न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, मैंने वो पूरी सॉल्व करी 11th और 12th के दोनों सारे फिज़िकल वाले चैप्टर्स।
तो इसमें फ़िज़िकल में क्या रहेगा, एक तो आपको एनसीईआरटी का कुछ पोर्शन तो रहेगा ही पढ़ने वाला, क्योंकि एनसीईआरटी तो बेस है। मैं आपको कहीं पे भी ये नहीं कहूँगा कि आप एनसीईआरटी को स्किप कीजिए। तो फ़िज़िकल में एनसीईआरटी तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है, और थ्योरी आपको अगर क्लास में डिलीवर होती है, तो अगर आप किसी क्लासरूम प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं तो क्लास में डिलीवर होती है तो बहुत बढ़िया। मगर अगर आप कहीं दूर रहते हैं किसी क्लासरूम इंस्टीट्यूट से, तो अगर आपने कोई डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम लिया हुआ है तो उनके कोचिंग के मॉड्यूल से आप एक बार थ्योरी गो थ्रू करें, क्योंकि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में आपको एक बार थोड़ा कंसेप्ट डेवलप करना पड़ेगा, आप सिर्फ फार्मूलाज करके काम नहीं चलेगा। तो वहाँ पे आपने सबसे पहले ये चीज़ कर ली, और आपने फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस फ़िज़िकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्स में आपको एक तो कैलकुलेटर मिलेगा, तो आपको मेनली आपका कैलकुलेशन वर्क थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, बट आपको जितनी कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस रहेगी आपको आप उतना ईजिली क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे। अगर बड़ा क्वेश्चन भी होगा, मल्टी स्टेप होगा, तो आप डरेंगे नहीं उस क्वेश्चन से। तो ये होगी फिजिकल केमिस्ट्री के रिलेटेड बात। इसमें मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि फोकस एरिया कौन सा है, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, 12th में से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन। तो फिजिकल में मैं बहुत ज़्यादा और कुछ ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर मैं नेक्स्ट आता हूँ इनऑर्गेनिक पे। इनऑर्गेनिक में मैंने आपको जो फोकस एरियाज़ बताए, आपको एनसीईआरटी से तो उन्हें बहुत अच्छे से करना है। इसमें भी अगेन आपको ये थोड़ा बायो वाली फील है इनऑर्गेनिक में, तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कोई एक्स्ट्रा बुक वगैरह से करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे जो मैं बात आपको पहले कह रहा था, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक बताऊँगा, वो है सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस जो टॉपिक है वो सिलेबस में आप कहोगे कि सिलेबस में नहीं है, बट अगर आप एनसीईआरटी की लैब मैनुअल को रेफ़र करोगे, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के टाइम पे रेफ़र करनी होती है, जो एनसीईआरटी की अपनी लैब मैनुअल है, जो आपको आराम से इंटरनेट पे पीडीएफ मिलेगा, उसमें उन्होंने टेस्ट सिस्टेमिक क्वालिटेटिव एनालिसिस एक टॉपिक दिया हुआ है। उसके अंदर उन्होंने ग्रुप वाइज कैटायंस और एनायंस का टेस्ट बताया हुआ है। तो जब आप वो रेफ़र करेंगे और आप रियलाइज़ करेंगे कि एम्स एग्जामिनेशन में हमेशा एक या दो क्वेश्चन, इवन 2 क्वेश्चंस डायरेक्ट वहाँ से आएंगे, जिसमें सॉल्ट एनालिसिस वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब आप नीट एग्ज़ाम से फ्री हो जाते हैं तो आपके पास 20 से 21 दिन का टाइम है, आप एक दिन तो एटलीस्ट सॉल्ट एनालिसिस पे लगाइए। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट वे में स्ट्रेस कर रहा हूँ, बिकॉज वो क्वेश्चन आपका रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है। वो बहुत कम बच्चे पढ़ेंगे, और अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा एज है। तो इसमें ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो आपको एनसीईआरटी की लैब मैनुअल से पढ़ना है, सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है। आपको इजीली पीडीएफ मिल जाएगा इंटरनेट पे, या फिर कोई ना कोई आपको कोई गाइड या कुछ ना कुछ मिल जाएगी सॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, लिमिटेड पढ़ना है, क्योंकि अदरवाइज़ तो बहुत मोटी मोटी किताबें लिखी हुई हैं सॉल्ट एनालिसिस पे। फिर इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन में और कुछ एज सच एक्स्ट्रा तो नहीं है। मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहेगी, आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। फिर मैं आता हूँ ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एम्स के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक थोड़ी ज़्यादा पूछी जाती है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक, एंड ऑर्गेनिक थोड़ी ज़्यादा क्रिएटिव वे में पूछी जाती है। वो ऑर्गेनिक के रिएक्शन मैकेनिज़म्स को इन्वॉल्व करके क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप जैसे नीट के लिए कुछ रिएक्शन मैकेनिज़म स्किप कर देते हैं, या नीट के लिए कुछ इवन रिएक्शन स्किप कर देते हैं, तो एम्स के लिए आपको वो सब करना है। और वो एनसीईआरटी को तो स्टिक करना ही है, आपको थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं किसी ना किसी मॉड्यूल से, या किसी ना किसी जो भी आप कोई एक्स्ट्रा बुक अगर पढ़ रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बुक ना ले लीजिएगा ऑर्गेनिक की, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आता है उसमें लिमिटेड है ना, बट बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप रिएक्शन मैकेनिज़म्स के साथ क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर लेंगे। बट वो क्वेश्चन थोड़ा क्रिएटिव होगा, तो आपको थोड़ा सोच के अटैम्प्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी फिर वही बात आती है जो मैं पहले कह रहा था, यहाँ पे भी केमिस्ट्री की लैब मैनुअल में टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स अलग से एक दिया रहता है। तो इस बार मेरे को 3 शिफ्ट्स के क्वेश्चन तो पक्का पता है कि जो उससे आए हैं। जैसे जो फर्स्ट शिफ्ट थी 25th मॉर्निंग की, उसमें निनहाइड्रिन टेस्ट से क्वेश्चन आया था, रूमांस पर्पल करके बनता है उसमें, तो वो भी एनसीईआरटी की लैब मैनुअल में एग्जैक्ट ये वर्ड लिखा हुआ है। और उसके बाद सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था मॉलिश टेस्ट, जो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है, उसमें क्या यूज़ होता है, वो भी एनसीईआरटी में क्लियर कट लिखा हुआ है। और मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था बेनेडिक्ट टेस्ट का, वो तो खैर कोचिंग वगैरह पे कवर हो जाता है, या इवन एनसीईआरटी 1-2 जगह मेंशन कर देती है शायद, बट ओवरऑल कवर हो जाता है बेनेडिक्ट टेस्ट तो। बट बाकी जो टेस्ट थे वो जनरली कवर नहीं हो पाते हैं, तो वो आपको एनसीईआरटी की लैब मैनुअल में अगेन मिलेगा। उसमें टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स वाला पोर्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप अच्छे से करिएगा।
टेस्ट ऑफ फैट्स में कुछ खास है नहीं, वो तो ग्लिसरॉल वगैरह का एक टेस्ट है जो एक्रोलीन टेस्ट होता है, बट उसके अलावा कुछ है नहीं फैट्स में। बट आपको कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स वाला जो है उसमें एनसीईआरटी के लैब मैनुअल से करने का रहेगा वो, तो आपको वो पार्ट वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा करना है। और बाकी मैंने आपको जब फोकस एरिया बता रहा था तो बताया था कि वो 4 चैप्टर हैं जो आपने एनसीईआरटी से काफ़ी अच्छे से पढ़ लेने हैं। और बायोमोलिक्यूल्स तो उसमें ऐसा चैप्टर है जो आप बायोलॉजी के लिए भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट अगेन यहाँ पे मैं थोड़ा समराइज़ करूँगा। रिएक्शन मैकेनिज्म्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एनसीईआरटी के लैब मैनुअल से, और थर्ड पॉइंट 4 चैप्टर एनसीईआरटी के एंड से। फिर इतनी बात होगी। और आपको जनरल केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के जो टेबल्स हैं फिर जो फिज़िकल में भी दिए हैं, इनऑर्गेनिक में दिए हैं, ऑर्गेनिक में दिए हैं। जैसे एक शिफ्ट में उन्होंने ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी से सीधा बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर्स का जो मतलब आप कंसेप्चुअली डिराइव नहीं कर सकते चीज़, बट एनसीईआरटी के टेबल में वो डेटा दिया हुआ है, तो उन्होंने उसके ऑर्डर पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इसमें आपको क्या करने का रहेगा कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऑर्डर ऐसा है जो थोड़ा अजीब ही है, तो आप उसका कुछ बना के आप याद कर लीजिए। और केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में ही आपको रियलाइज़ होगा कि निमोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट निमोनिक्स बनाते हुए आपको एक रूल दिमाग में रखना है कि कभी भी उस चीज़ के लिए निमोनिक मत बनाओ जो आप लॉजिकली डिराइव कर सकते हो, जो आप लॉजिकली सोच के कर सकते हो। निमोनिक उस चीज़ के लिए बनाओ जहाँ पे आपको बिल्कुल प्योर रट्टा मारना है। और आपको ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे जो टेबल्स रहेंगे मतलब बहुत वाहियात डेटा नहीं याद करना आपको, बट आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। तो एनसीईआरटी में जो भी टेबल्स दिए हैं केमिस्ट्री में, और कुछ बॉक्सेस दिए हैं, जैसे रूबी एमरल्ड का एक बॉक्स है 12th की एनसीईआरटी में, इस टाइप की जो चीज़ें दी हुई हैं आपने टेबल्स में ऑर्डर्स बना के, और जहाँ पे भी उन्होंने कुछ कंपाउंड्स के ऑर्डर्स दिए हुए हैं, कुछ पीके के टेबल हैं ऑर्गेनिक में, कुछ बॉइलिंग पॉइंट के टेबल हैं, तो कहीं ना कहीं उसको आपने ऑर्डर बना के एटलीस्ट अपने मन में बिठा के रखना है कि क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने का थोड़ा बहुत चांस रहता है, और एम्स ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछता है। और केमिस्ट्री में आपने ओवरऑल क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो थोड़ा बिल्कुल ही आपको लगेगा कि यार ये तो कहाँ ही पढ़ा था, बट वो क्वेश्चन आप थोड़ा सा अपना तीनों सब्जेक्ट्स की नॉलेज थोड़ा इंटीग्रेट करके यूज़ करेंगे तो वो क्वेश्चन आपसे आंसर हो जाएगा। अगर आपसे फिर भी वो क्वेश्चन नहीं आंसर हो रहा तो स्मार्ट चीज़ ये है कि आप क्वेश्चन छोड़ दीजिए। अगर आपसे इतना सब करके भी वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि वो क्वेश्चन छोड़ने के लिए बना है। अब मैं केमिस्ट्री के बाद आता हूँ बायोलॉजी पे। बायोलॉजी एक तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है, तो आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा इसमें मैं बोलूँगा, बट मैं आपको एक बहुत जनरल गाइडलाइन देता हूँ बायोलॉजी में कि सवाल जो एम्स पूछेगा, आपको सवाल की चारों ऑप्शन नहीं आती होंगी, आपको सवाल में कुछ आइडिया होगा और आप उस बेस पे सवाल कर लेंगे। जैसे हमसे पिछले वाली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि चॉकलेट कहाँ से मिलता है, तो अगर आपको ये पता है कि वो कोका प्लांट से मिलता है, आपने ये चीज़ सुनी हुई है कभी, तो उसमें जो साइंटिफिक नेम्स दिए हुए थे उसके किसी लास्ट में किसी एक ऑप्शन में कोका लिखा हुआ था, तो अगर आप वो सिलेक्ट कर लेंगे, आप सिर्फ उतना अवेयरनेस रखेंगे तो वो क्वेश्चन आपसे आंसर हो जाता। जैसे मेरी वाली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि ब्राउन रॉट ऑफ स्टोन फ्रूट्स कौन सी फंगस से होता है, तो उसका आंसर है मोनोलिनिया फ्रक्टिकोला। मेरे को ये बात एम्स के एग्ज़ाम के बाद पता चली, मगर ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ। सही कैसे हुआ? क्योंकि उसमें जो बाकी 3 ऑप्शन थी उनकी डिजीज़ मुझे पता थी, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टांस, अल्टरनेरिया सोलानी और शायद ट्राइकोडर्मा कुछ ऐसा था। बट अगर आपको वो पता है कि वो 3 कौन सी डिज़ीज़ करती हैं और आपने ये चीज़ नहीं पढ़ रखी है, और ये कहीं किसी मॉड्यूल वगैरह में आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये थोड़ी एक्स्ट्रा लेवल की चीज़ ही है और ये कहीं पढ़ाई नहीं जाती, बट अगर आपको वो 3 चीज़ें आती हैं तो आप ये क्वेश्चन आंसर कर लेते। तो पहला तो मैंने आपको बिफोर टेलिंग की बायोलॉजी कैसे पढ़नी है, मैंने तो आपको ये बता दिया कि एम्स का पेपर आपने अटैम्प्ट कैसे करना है, और आपको मैंने जो मुश्किल से मुश्किल सवाल आएगा उसको करने का तरीका बता दिया है। अब मैं आता हूँ कि बायोलॉजी पढ़नी कैसे है। बायोलॉजी सबसे अच्छी बात एम्स की ये है कि वो बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो फिज़िक्स केमिस्ट्री में थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो बायोलॉजी में वो थोड़ा लिमिट में रहते हैं। तो बट मुश्किल क्वेश्चन भी ऐसा पूछते हैं कि आप आंसर कर लो, ऑप्शन से हो जाए या ऐसा कुछ। बट अगर आप जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे ही नीट के लिए। मैंने आपको जैसे फोकस एरिया के टाइम भी बताया कि आपने 3 से 5 बार एनसीईआरटी तो बायोलॉजी की पढ़नी ही पढ़नी है, और उसमें डायग्राम पे कैसे फोकस करना है, डायग्राम के नीचे जो टेक्स्ट लिखा है उस पर कैसे फोकस करना है, तो उस बात पे तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करो ही एनसीईआरटी वाला जो पोर्शन है। उसके अलावा आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप
कोई सिर्फ कोचिंग का मॉड्यूल रेफ़र कीजिए, और उसमें भी आपको, आप जब कोचिंग का मॉड्यूल पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये क्या फालतू बात लिख रखी है, आपने वो बात याद नहीं रखनी है। आपको सिर्फ उसमें मेन पढ़ना है जो आपको थोड़ा बहुत लगता है कि एनसीईआरटी में चीज़ का मेंशन है, आपको उससे रिलेटेड कुछ समझना है, कोई साइकिल, कोई फोटोसिंथेसिस या क्रेब साइकिल का कुछ है जो आपको थोड़ा बहुत और ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना है, सिर्फ उस चीज़ के लिए रेफ़र करेंगे। और कोई भी, मैं किसी किताब का नाम तो नहीं लेना चाह रहा, बट कोई भी जो बहुत बल्कि वॉल्यूमिनस किताबें होती हैं जो अक्सर मेडिकल स्टूडेंट्स ले लेते हैं, जो किसी टाइम स्टेट पीएमटीज़ के टाइम चलती है तो लोग रिकमेंड भी कर देते हैं या कोई सीनियर्स पास ऑन कर देते हैं, तो आप उन किताबों को प्लीज़ फेंक दीजिएगा, क्योंकि इतनी वॉल्यूमिनस किताब पढ़ना पॉसिबल नहीं है 2 साल में, और ना उसकी बिल्कुल रिक्वायरमेंट है। उससे अच्छा तो आप एनसीईआरटी ही एक बार और पढ़ लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा हाई यील्डिंग रहेगा उसमें। और बायो में एक और बात कि असर्शन रीज़न में थोड़ी बहुत चीज़ें वो एक्स्ट्रा पूछ लेगा आपसे, बट आपको उसमें भी आइडिया, मैं जैसे आपको कह रहा था, आपको भी उसमें आइडिया लगेगा कि यार हाँ, ये अगर इसने असर्शन लिखी है, ये रीज़न लिखी है, आपको थोड़ा बहुत आप सोच पाएंगे कि हाँ यार सही बात कर रहा है, तो स्टेटमेंट्स तो सही हैं, आपको ये आइडिया लगेगा थोड़ा बहुत। आप मतलब ये थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा मेरी बात से कि बिना पढ़े हम ये चीज़ कैसे गेस करेंगे, बट आप थोड़ा कॉन्शियसली उसको सोचेंगे, उस सवाल के बारे में थोड़ा बहुत लॉजिक लगाएंगे तो आप वो सवाल कर पाएंगे। बट कुछ सवाल तो डेफिनेटली ऐसे रहेंगे जो बिल्कुल ही कहीं बाहर से हैं, वो अगेन छोड़ने वाले सवाल हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं देना है आपने सिर्फ उतने के लिए पढ़ना है जितना आप पढ़ सकते हो। और बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा कुछ अगेन एक्स्ट्रा नहीं करना है, मैंने आपको जैसे बताया। और इसमें एक चीज़ जो स्टूडेंट्स के मन में रहती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस और थ्योरी को क्या वेटेज देनी है, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि थ्योरी की वेटेज डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन से, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट वगैरह अटैम्प्ट करेंगे, स्पेशली जो लास्ट वाला पोर्शन होगा, तो उसमें आप बायोलॉजी के फुल सिलेबस टेस्ट करेंगे, नीट से पहले भी, एम्स से पहले भी, तो उसमें आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस एम्पल रहेगी। तो इसमें मैंने एक्स्ट्रा बुक के तौर पे MTG NCERT एट योर फिंगर टिप सॉल्व तो ज़रूर करी थी, बट उसका बहुत ज़्यादा आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी प्रिपरेशन में उसका बहुत ज़्यादा रोल रहा, या जो मैं क्वेश्चंस आंसर कर पाया उसमें बहुत ज़्यादा रोल रहा। वो तो लेकिन अगर आप, जैसे अगर आपने कोचिंग का मॉड्यूल ले रखा है तो उससे आप प्रैक्टिस डेफिनेटली करिए, क्योंकि MCQ करते टाइम एक चीज़ जो रहती है वो रहती है कि क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है, एग्जामिनर कैसे सिंपल चीज़ को टेढ़ा करके बना लेता है कुछ, तो वो जो चीज़ें रहती हैं वो आपको तभी पता चलेंगी जब आप MCQ फॉर्म में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं कहूँगा कि आप किसी मॉड्यूल से थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, और उसके अलावा मॉक टेस्ट में आप जितने मॉक टेस्ट देंगे उसमें जो क्वेश्चंस आएँ और उन क्वेश्चंस में जो डाउट्स आएँ, इवन मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री में ये बात बोलना रह गया मेरी, कि जो भी आपको डाउट आए आपको वो साथ के साथ क्लियर करते चलना है, क्योंकि अगर आपके मन में कुछ डाउट रह जाएगा कहीं ना कहीं, बट कंसेप्चुअल फॉर्म में, तो फिर वो आपको आगे किसी ना किसी टॉपिक में दिक्कत करेगा, या बट आपको मतलब डाउट्स तो क्लियर करने ही करने हैं। तो एक चीज़ तो वो रहेगी बायोलॉजी में। इसके अलावा अगर आपको डायग्राम कुछ नहीं याद रहते तो आप डायग्राम बना के देख सकते हैं, एक बार अपने हैंड से ड्रॉ कर लीजिए, लेबलिंग्स करके देख लीजिए, क्योंकि एम्स वाले डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तो काफ़ी पूछते हैं, और उसमें आपको कुछ बायोलॉजी में कुछ चीज़ें निमोनिक्स से याद रखनी पड़ेंगी। तो अगेन वही रूल रहेगा जहाँ पे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, बायोलॉजी में खैर ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, तो आपको निमोनिक्स वहाँ पे यूज़ करने हैं एज एन इफेक्टिव टूल। अगर निमोनिक्स नहीं तो फ्लो चार्ट्स नहीं तो आप कुछ ना कुछ वे में मेमोरी मैप्स बनाइए अपने लिए, जिससे आप टॉपिक्स को लिंक कर सकें, चीज़ों को लिंक कर सकें, और बायोलॉजी को थोड़ा स्टोरी फॉर्म में पढ़ें, तब आपको वो इजीली याद रहेगी, स्पेशली जब साइकिल्स वगैरह पढ़ने होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई भी जैसे साइकिल है, क्रेब साइकिल हो गया, या फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस हो गया, फोटोसिंथेसिस वाला तो खैर इतना नहीं है, बट रेस्पिरेशन वाला जो है, तो जैसे मैंने वो याद किया था, तो सिस IO अल्फ़ा S² FMO करके वो पूरा साइकिल याद किया था मैंने। इस तरीके से कुछ बनाएं जो आप फटाफट एक ब्रेथ में बोल सकें और आपको उससे पूरा साइकिल याद आ जाए, उसके बाद आप वो चीज़ रिलेट कर पाएँ। देखिए, सबसे पहले तो जीके में सबसे ज़्यादा काम आएंगे आपके चाचे मामे और आपके जो भी रिश्तेदार हैं, ठीक है, क्योंकि घर पे बैठे बैठे जब आप बैठते हो तो घर पे कुछ ना कुछ बात चलती रहती है, आपके पापा आपको कुछ बताएंगे, आपकी मम्मी कुछ बताएंगी, तो इस मामले में तो आप घर पे जो बातें चलती हैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के वो ज़रूर सुनिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि नीरव मोदी जो है वो कौन से चीज़ का मर्चेंट है बेसिकली, तो उसका आंसर था डायमंड। तो अगर आपने घर पे बैठ के किसी न किसी को नीरव मोदी को गालियाँ निकालते हुए सुना हुआ है तो आप वो चीज़ कर लेंगे। तो और हमारी शिफ्ट में जैसे क्वेश्चन आया था कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, और क्योंकि इलेक्शन तब एक हॉट टॉपिक था तो वो चीज़
ऑलमोस्ट सब लोगों ने पढ़ी होगी। तो सुनील अरोड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, ये एक एक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन था। फिर ये था कि हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर अप फॉर इलेक्शंस इन एनी जनरल इलेक्शन, तो 543 हो गया वहाँ पे आंसर। और जैसे हमारी शिफ्ट में तो नहीं आया था, मगर पिछली वाली शिफ्ट में बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में कौन सा प्लेन यूज़ हुआ था उसका क्वेश्चन आ गया था। तो अगेन वही चाचे मामे आपको बहुत हेल्प करेंगे, उनके पैर छूइए, उनकी बातें सुनिए। और आपको मैंने थोड़ा जीके के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर ली थी। मैंने हिंदू रिव्यू करके एक आपको पीडीएफ वगैरह मिलेगा इंटरनेट पे, बट अगेन वो जो भी आपको जीके के लिए मटेरियल मिलेगा इंटरनेट पे, वो आईएएस एग्जामिनेशन या बैंक पीओ एग्जामिनेशन इन सब के लिए लिखा हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है, तो उतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग, बट उसमें भी न्यूज़पेपर में आपको उस टाइप की चीज़ें बहुत हेल्प नहीं करेंगी कि जो पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा या ऐसा कुछ, बट उसमें जो स्पेशली जो इवेंट्स हुए और स्पेशली जो रीसेंट इवेंट्स हुए उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि 6 to 7 क्वेश्चंस आते हैं जीके के, और उसमें से 4 क्वेश्चंस तो आप आराम से कर लेंगे। कुछ 1-2 क्वेश्चन थोड़े एक्स्ट्रा रहते हैं जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सकते। अगर आपको वो आते हैं तो आते हैं, क्योंकि जीके का रोल आपकी ओवरऑल लाइफ में बहुत रहा है। आपने कहीं ना कभी सुना होगा, जैसे हमारी शिफ्ट में एक क्वेश्चन था जिसमें आपको तेहरान, बगदाद और कायरो की लोकेशन पता होनी चाहिए थी। तो अगर आपने कभी वर्ल्ड मैप देखा है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया कि इजिप्ट कहाँ है, ईरान कहाँ है, इराक कहाँ है, तो आप फिर वो क्वेश्चन कर लेंगे। और कुछ एक शिफ्ट में क्वेश्चन था कुछ सिटीज़ को नॉर्थ से साउथ अरेंज करने वाला, तो उसमें शायद बीजिंग था, कुआलालंपुर था। अगर आपको इन सब सिटीज़ का थोड़ा बहुत आइडिया है कि वर्ल्ड मैप पे ये सारी कहाँ है, तो आप वो क्वेश्चन कर लेंगे। तो उसके लिए जीके के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और लॉजिकल रीजनिंग आती है बाकी जो लास्ट के जो 20 क्वेश्चन हैं उनमें। तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग में ये रहता है कि अराउंड 12 क्वेश्चन जैसे मैंने बोला, तो उसमें से अराउंड 10 क्वेश्चंस तो थोड़े रहेंगे इजी से, जिसमें कुछ उन्होंने बेसिक सीरीज़ पूछ ली, 2 4 6 8 10 पूछ लिया मान लो, इतना सिंपल नहीं खैर, मगर कुछ भी सीरीज़ की फॉर्म में या फिर नॉन वर्बल में पूछा कि इस क्यूब को अगर फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा, या फिर कुछ भी ऐसा जिसमें कुछ फिगर कंप्लीट करा रहे हैं या कुछ एनालॉजी आ रही है, तो उस टाइप की चीज़ वो पूछ लेंगे। और जीके में मुझे एक और बात याद आई, जैसे हमारे में क्वेश्चन था कि फेसबुक को उन्होंने एनालॉगस माना था अल्फ़ाबेट से, फिर उन्होंने पूछा था ट्विटर किसके एनालॉगस है, तो उसमें आंसर हो गया बर्ड। अगर आपने कभी फेसबुक चलाया तो आपको पता है फेसबुक का लोगो में एफ़ है और ट्विटर के लोगो में चिड़िया है, तो उसका आंसर बर्ड। आप उसके लिए आप देखो कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन अगर आपकी वहाँ पे एक जनरल अवेयरनेस है, आप सोशली थोड़ा एक्टिव हैं, तो आप वो चीज़ कर लेंगे। तो जीके के लिए बहुत ज़्यादा अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एप्टीट्यूड जनरल ठीक है तो वो क्वेश्चन आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो थोड़ी बहुत अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग की, या अगर आपने 10th वगैरह में एनटीएससी एग्ज़ाम या किसी और एग्ज़ाम के लिए कभी लॉजिकल रीजनिंग करी है, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। बट उसमें आप अपना बाकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करें उसके लिए। तो ये रहा जीके और लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन। इससे आई थिंक आपके 200 क्वेश्चंस के लिए आपको जो कवर करना है वो मोस्टली कवर हो चुका है। और पेपर अटेम्प्टिंग कुछ टिप्स मैं आपको देता हूँ, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स तो कवर कर लिए हैं, बट क्योंकि 200 क्वेश्चंस हैं, 3.5 आवर्स का टाइम है, और फिज़िक्स थोड़ी आई है भारी, तो थोड़ा टाइम कम बच जाता है। तो मुझे जैसे जिन बच्चों की शिफ्ट मेरे से पहले थी, तो उनसे मैंने बात करी थी, तो उन्होंने कहा था कि यार फिज़िक्स के लिए टाइम थोड़ा कम रह रहा है, 7-8 क्वेश्चन छूट रहे हैं। तो मैंने अपने मन में ये सोचा हुआ था कि मैंने फ़िज़िक्स को पूरा टाइम देना है। और मैंने उसके लिए क्या किया कि मैंने अपने बायोलॉजी मैंने काफ़ी तेज़ अटैम्प्ट करी, केमिस्ट्री काफ़ी तेज़ अटैम्प्ट करी। मैंने ऐसा ट्राई किया कि मेरे पास अपने फ़िज़िक्स अटैम्प्ट करने के लिए 3.5 घंटे में से 2 घंटे तो मैंने फ़िज़िक्स के 60 क्वेश्चन के लिए छोड़ दिए थे। उसमें से भी मेरे 2 क्वेश्चंस फिर भी रह गए, मेरे पास लास्ट में 1-1.5 मिनट था, बट वो क्वेश्चंस इतने जल्दी होने वाले नहीं थे, तो वो 2 क्वेश्चंस फिर मैंने छोड़ ही दिए। और ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करी, क्योंकि मेरी फ़िज़िक्स में परसेंटाइल 100 है। तो बट आपको मतलब बेसिक मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री से जितना टाइम बचाएंगे उतना टाइम आपकी फ़िज़िक्स जो लेंदी सवाल हैं या थोड़ा सोचने वाले सवाल हैं, उनमें आप वो टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री को टाइम सेवर्स समझिए, और फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री को वो टाइम निकाल के दीजिए। तो ये पहली टिप होगी इससे रिलेटेड। दूसरी टिप, कुछ सेंटर्स पे रफ़ शीट की दिक्कत आती है। खैर मेरे को रफ़ शीट की दिक्कत नहीं आई थी, कि मेरे पास थोड़ा फिर भी आधी शीट रह गई थी, मैंने एक ही रफ़ शीट ली थी। बट आप अपना बैक ऑफ एडमिट कार्ड यूज़ करना है। अगर आपके पास आपके एडमिट कार्ड के फ्रंट पे थोड़ी बहुत जगह है, उसे भी यूज़ कर लीजिए। एडमिट कार्ड को A4 पे ना निकलवा के लीगल पे निकलवा लीजिए, अगर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा और जगह चाहिए रफ वर्क के लिए।
बट ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिए ऑब्वियसली, A3 में ना निकलवा के पहुँच जाइएगा। तो इसमें ऐसी चीज़ें 2-3 हैं कि जैसे, बट ये रफ शीट वाली दिक्कत हर सेंटर पे नहीं आएगी, बट आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि आपको अपनी रफ शीट को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रफ शीट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें कैलकुलेटर है, माउस से क्लिक करके कैलकुलेटर यूज़ करना है। कैलकुलेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और रेसिप्रोकल का ऑप्शन रहेगा। तो रेसिप्रोकल का ऑप्शन काफ़ी यूज़फुल रहता है, क्योंकि काफ़ी बार 1/समथिंग करना पड़ता है, तो वो इजीली हो जाएगा। तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट मैंने फिर भी एक बार बता दिया कि कई लोग थोड़ा बड़ा लिखते हैं, तो रफ शीट की दिक्कत कई बच्चों को आई थी। तो और वो होगी थोड़ी और बाकी जो मैंने आपको कहा कि जैसे बायोलॉजी में आपको 2-3 एग्जांपल लेके बताया, जीके में 2-3 एग्जांपल लेके बताया, केमिस्ट्री में आपको बताया मैंने कि आपने अपनी ओवरऑल नॉलेज यूज़ करके करना है। तो अगर आप अपना माइंड जितना ओपन रखेंगे, आप जितना अपनी नॉलेज को कंसेप्चुअल वे में सब सवाल पे लगाएंगे और ऑप्शंस देख के उस चीज़ को यूज़ करेंगे, उतना आपको हेल्पफुल रहेगा। और आप इसके एक बार मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस 2018 के ज़रूर देख के जाइए, 2019 के आपको मिल जाएंगे कहीं से भी, तो वो ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि आपको उससे थोड़ा एक आइडिया रहेगा कि मतलब, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं मिलते मेमोरी बेस्ड वाले भी, बट आपको जो भी सवाल मिल जाए उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि एम्स कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो उससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प लगेगी, थोड़ी बहुत आपकी एक पढ़ने की गाइडलाइन बनेगी कि आपको क्या करना है। और मॉक टेस्ट देना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली अगर आप उस टाइम पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं जब आपका एक्चुअल एग्जामिनेशन है। खैर एम्स का एडमिट कार्ड थोड़ा लेट ही आता है, 15 मई को आया था जैसे हमारा, और 26 मई को मेरा एग्ज़ाम था। तो वो 11 दिन जो है उसमें मैंने, जैसे मेरी सुबह वाली शिफ्ट थी, तो सुबह वाली शिफ्ट के लिए एक तो जल्दी उठना पड़ेगा, तो इसलिए क्योंकि सेंटर पे रिपोर्टिंग टाइम 7:30 का था, तो आपको जल्दी उठने की हैबिट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको एग्ज़ाम वाले दिन नींद आ रही हो, तो आप एटलीस्ट उन 11 दिन में जल्दी उठ, मतलब पहले से ही इनफैक्ट जल्दी उठने की हैबिट बनाएं। और जैसे मेरा एग्ज़ाम का टाइम 9 to 12:30 था, तो मैं 9 to 12:30 में एक मॉक टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करता था। तो आप एक मॉक टेस्ट उस टाइम पे बेसिकली आपका वो एक्टिव टाइम होना चाहिए। तो ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है कि कभी कभी उस टाइम पे फिर नींद वगैरह आ रही होती है, तो फिर वो सब मैसअप हो जाता है। सबसे पहले तो मैं इस सवाल को एड्रेस करता हूँ कि 12वीं की तैयारी और एम्स की तैयारी में क्या फ़र्क है। बहुत फ़र्क है, क्योंकि मतलब नीट और 12वीं की तैयारी तो फिर भी थोड़ी सिमिलर है, मगर एम्स एग्ज़ामिनेशन थोड़ा डिफरेंट सा रहता है। तो उसकी फील आपको स्पेशली नीट एग्ज़ाम के बाद तो आपको फोकस करके एम्स के लिए ही पढ़ना है। बाकी मोस्टली तो जो आपने नीट के लिए पढ़ा है, तो काफ़ी चीज़ें तो आप कॉमन वे में ही पढ़ेंगे, तो उसमें उतनी दिक्कत नहीं आएगी। फ़र्क तो एक तो ये होगा कि उसमें 11th आ रहा है एम्स के एग्जामिनेशन में, तो सिलेबस डबल से भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि 11th का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा वास्ट है। वहाँ पे वो कॉम्पोजिशन वाला सवाल भी मैं एड्रेस कर रहा हूँ कि 11th का पोर्शन वास्ट है, मगर वेटेज 11th और 12th की बराबर है। तो 12th में मगर आपको 12th में फिर रिवीजन भी करनी है, बोर्ड्स के लिए भी हो जाता है, तो बात बराबर सी बन जाती है। मगर 12th में आपको कम पोर्शन से ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं, तो 12th पे आप 11th के चक्कर में 12th को कभी भी सफ़र मत करवाना। तो क्योंकि लास्ट में आपके पास रिवीजन का टाइम होगा, आपको तब 11th करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको अदरवाइज़ चीज़ें भूल जाती हैं 12th के एंड तक आते आते। तो क्वेश्चन वेटेज वाइज तो ऑलमोस्ट 50-50 ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह सकता है, कभी कभी 12th से ज़्यादा सवाल आ जाता है कुछ ऐसा। मैं बहुत ज़्यादा एनालाइज भी नहीं कर पाया कि एग्जैक्टली 11th से कितने सवाल थे, बट 12th से कितने भी थे। बट ओवरऑल जनरल अगर मैं सोचूं तो 11-12 से ऑलमोस्ट सवालों के टर्म्स में वेटेज इक्वल रह रही है। और मैं लास्ट में जो बात एक जो मैं वो चीज़ कह रहा था कि मैंने एक्स्ट्रा क्या किया 12th की प्रिपरेशन से, वो ये था कि लास्ट में जो मैंने आपको जैसे बताया, आपको सॉल्ट एनालिसिस करना है, आपको ऑर्गेनिक में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक करने हैं, क्योंकि देखो बोर्ड की तैयारी के लिए आप एनसीईआरटी तो पढ़ोगे ही, और मैं आपको वीडियो के शुरू से स्ट्रेस करता आ रहा हूँ कि एनसीईआरटी एम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी एम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12th की एनसीईआरटी तो आप बोर्ड्स के लिए कर ही रहे हो, आपको बस एक 11th की एनसीईआरटी वाली पे जो होल्ड बनानी है वो अलग से एक एडिशनल पार्ट है, क्योंकि 11th का आप 12th के बोर्ड्स के लिए, तो 12th के बोर्ड में तो सिर्फ 12th का सिलेबस ही आना है ऑब्वियसली, तो आप को इसमें थोड़ा सिलेबस आपका डबल हो रहा है, तो एक चीज़ वो रह रही है डिफरेंस में। और इसके लिए तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए का सवाल थोड़ा मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको एटलीस्ट अगर आप 11th के फर्स्ट डे से स्टार्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, बट एटलीस्ट 11th में मई तक आते आते तो आपको तैयारी स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। एक्चुअली मैं 11th के स्टार्टिंग वाले पार्ट में NTSC स्टेज 2 के लिए पढ़ रहा था, तो मैंने भी बेसिकली मई के बाद ही तैयारी अपनी प्रॉपर वे में शुरू करी है। तो अगर आप तब तैयारी शुरू कर लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि देखिए सिलेबस 11th का भी है, 12th का भी है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं 12th में तैयारी शुरू करूँगा तो आप 12th को सफ़र करवाएंगे, तो और वेटेज इक्वल है, तो आपको 11th तो अच्छे से 11th में करनी ही पड़ेगी, और 12th में कई टॉपिक्स करने के लिए 11th तो बेसिस है ही। तो फिर आपको 11th
में तैयारी तो स्टार्ट कर ही देनी चाहिए मेरे हिसाब से। और उसके अलावा अगर आप कुछ थोड़ा और एडवांस चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत 11th के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो 12th के टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो जैसे ग्रेविटेशन है वो इलेक्ट्रोस्टैट से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। अगर आपने 10th में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा हुआ है तो ग्रेविटेशन के साथ आप थोड़ा बहुत उन टॉपिक्स के फार्मूलाज वगैरह को नज़र मार सकते हैं। कुछ ऐसे बहुत एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। अब कुछ थोड़ा सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात से हट के कुछ थोड़ा जनरल बात करते हैं। एक तो सबसे बड़ा जो सबको रहता है कि सोशल मीडिया, स्मार्टफ़ोन, इस सब का क्या करना है। तो पहले तो मैं बता दूं कि मैंने 11th-12th में मेरे पास स्मार्टफ़ोन ही था। मैंने ऐसा नहीं अपना जैसे लोग डब्बे वाला फ़ोन ले लेते हैं वैसा कुछ नहीं किया था। बट अगर आपको लगता है कि आप अपनी सोशल मीडिया यूजेज और अपने स्क्रीन टाइम को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप अपने पास स्मार्टफ़ोन मत रखें। और इस मामले में मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे कि मेरे से वो फ़ोन जब मैं कहता था कि मेरे को आज 1 घंटा ही फ़ोन यूज़ करना है, इसके बाद आप मेरे से फ़ोन ले लेना, तो वो टाइमली मेरे से वो फ़ोन ले लेते थे, मेरे को फिर बाद में वापस दे देते थे। तो आप ऐसा कुछ सिस्टम बनाइए, चाहे अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो अपने किसी फ्रेंड के साथ ऐसा सिस्टम बनाइए कि आप फ़ोन उसको दे देते हो, वो आपको दे देता है, ऐसा कुछ जो भी करके। और या फिर अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए स्क्रीन टाइम। अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन टाइम होता है iOS में, और उससे आप अपना सोशल मीडिया यूजेज इनफैक्ट ऐसा मेरे पास एप्पल था तो उसमें ऐसा होता था कि 1 घंटे बाद वो सोशल मीडिया वाले सारे ऐप्स बंद कर देता था, ब्लॉक हो जाते थे, और वो उसका पासवर्ड मेरे पापा के पास होता था। तो उस सेंस में आप सोशल मीडिया यूजेज को अपना रिस्ट्रिक्ट करिए। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि आप सोशल मीडिया बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया था। बट मैं उसको, मेरा जो यूज़ था उसका वो थोड़ा जुडिशियस ही था, मतलब मेनली पढ़ाई रिलेटेड बात से वो यूज़ होता था, कुछ टाइम टेबल्स, डेट शीट्स वगैरह। बट अगर आपको थोड़ा बहुत यूज़ भी करना है, बट मैं आपको बहुत बार बार कह रहा हूँ कि उसको बहुत ही टाइम रिस्ट्रिक्टेड मैनर में 1 घंटे से ज़्यादा तो आपका टोटल स्क्रीन टाइम एक्सीड नहीं होना चाहिए। बाकी ब्राउजिंग वगैरह के लिए यूज़ कीजिए, अगर थोड़ा बहुत साथ में कुछ आपको एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए कुछ थोड़ा बहुत देखना है देख लीजिए। बट बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है इसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें टाइम में बहुत कॉन्शियस रहिए, क्योंकि अगर आप कोई टीवी सीरीज़ वगैरह देखते हैं तो आपका कुछ फ्लो बन जाता है, फिर आप सोचते हो 2 देख लें, 3 देख लें, 4 देख लें एपिसोड्स, तो उसमें फिर एक कंटिन्यूटी बन जाती है, फिर आपका काफ़ी उसमें टाइम वेस्ट होता चला जाता है, आपको वो पता नहीं चलता है। तो अगर आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है तो कीजिए, लिमिट में कीजिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे से कंट्रोल नहीं होता है, तो अभी ये वीडियो देखते हुए कॉन्शियसली डिसीजन लीजिए कि आप उस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। स्मार्टफ़ोन, सोशल मीडिया से रिलेटेड बात की होगी। सोशल मीडिया में फेसबुक तो आज की डेट में कोई यूज़ नहीं करता है, व्हाट्सएप वगैरह थोड़ा बहुत यूज़ कर लो, जो भी जिस काम के लिए। मैंने अपना फेसबुक अकाउंट में 9th-10th में तो काफ़ी यूज़ करता था, फिर 11th-12th में मैंने फेसबुक ज़्यादा यूज़ नहीं किया। इंस्टाग्राम तो मैंने 11th में तो डीएक्टिवेटेड ही रखा, 12th में थोड़ा बहुत यूज़ किया। व्हाट्सएप टाइम टेबल्स, डेट शीट्स वगैरह के लिए यूज़ करता था। टेलीग्राम यूज़ करता था, बट मतलब अगेन मैंने बहुत दोबारा स्ट्रेस कर रहा हूँ फिर से, सॉरी, बट टाइम रिस्ट्रिक्टेड यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया से रिलेटेड बात ये हो गई, स्मार्टफ़ोन से रिलेटेड बात हो गई। फिर नेक्स्ट फ्रेंडशिप से रिलेटेड बात। फ्रेंडशिप आपकी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी चॉइस ऑफ फ्रेंड्स क्या है, और कोशिश कीजिए कि आप उनसे थोड़ी बहुत स्टडी रिलेटेड डिस्कशन कीजिए। कोई आप जो इकट्ठा मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं वो उनसे डिस्कस कीजिए। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा टेस्ट जब ख़त्म होता था टेस्ट डिस्कस करता था, क्या क्वेश्चन है, क्या उसका अप्रोच है, कुछ ना कुछ आपको नया पता चलता है आप फ्रेंड्स से जब डिस्कस करेंगे तो। और अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती वस्ती कीजिए, मूवी वगैरह देखने चाहिए बीच में, महीने में 1 बार 2 बार जैसे भी, मतलब, बट अगेन टाइम रिस्ट्रिक्टेड चीज़ करनी है हमेशा। और फ्रेंड्स के साथ और एक टाइम जो है ये बात ये रहती है कि जब अगर आप एम्स के लिए सीरियसली पढ़ रहे हैं तो जैसे ही नीट एग्जामिनेशन ख़त्म होगा आपके सारे मेडिकल वाले दोस्त हो जाएंगे वेले जो एम्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, और आपके कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम वाले जो दोस्त हैं वो फ्री हो जाएंगे बोर्ड के एग्जामिनेशन के बाद ही फ्री हो जाएंगे मार्च में। तो आपको अप्रैल मई में आपको स्पेशल कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग तो बिल्कुल फ्री हैं, तो आपको आपके साथ वो मूवीज़ वगैरह का प्लान बनाएंगे, घूमने जाने का प्लान बनाएंगे। तो जाओ, किसी का बर्थडे वगैरह है तो थोड़ी देर के लिए जाओ, बट आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहना है उसमें कि आपने बहुत ज़्यादा मस्ती वाले मोड में नहीं जाना उनकी तरह, क्योंकि उनका देखो टारगेट अचीव हो गया। बट अगर आपका टारगेट एम्स है तो आपको जब तक आपका एम्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपको उसी मोड में रहना है जिस मोड में आप पूरी 11th-12th गए। नहीं तो आपकी सारी मेहनत जो आपने 2 साल करी है उसका लास्ट में अगर आप ढीले पड़ गए तो उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा।
तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। बट ओवरऑल फ्रेंड्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इस 2 साल में, क्योंकि एक आपका फैमिली का सपोर्ट सिस्टम तो रहता ही है, बट फ्रेंड्स वाला जो एक कोपिंग स्ट्रैटेजी या उनके साथ आप जो शेयर करते हो, वो ज़रूरी नहीं आप हर बार अपने पेरेंट्स के साथ इतना ओपन होकर शेयर कर पाओ। तो फ्रेंड्स के साथ जब आप कुछ बात करते हो, कुछ क्लास में मस्ती वगैरह होती है या कुछ हंसी मजाक वगैरह चलता रहता है, तो आपको आपका मूड लाइट रहता है, जो आपको ओवरऑल 2 साल में थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो रहता ही है पढ़ाई का, तो और लास्ट में आओगे तो वो स्ट्रेस बढ़ता रहता है। तो उसके लिए आपको एक आउटलेट मिलेगा, आपको एक वेंटिंग लोकेशन मिलेगी, आपको एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम अपने फ्रेंड्स में ढूंढना है, और उनसे आप डिस्कस वगैरह करोगे तो आपको डेफिनेटली पढ़ाई में भी उनसे डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। तो एक चीज़ तो ये हो गई, और उससे फ्रेंड्स की बात हो गई, और उससे रिलेटेड मैंने आपसे पहले बताया कि आपको कि एग्ज़ामिनेशन वाला टाइम अपना रखो, एक्टिव वाला टाइम, उस टाइम पे आपको नींद वगैरह ना आ रही हो। एग्ज़ामिनेशन हॉल में टाइम पे पहुंच के आप अपनी सीट वीट लो, और जब आप एग्ज़ामिनेशन दे रहे हो उससे पहले ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि आप किसी से बात करोगे वो कुछ चीज़ कहेगा, तो आप हो सकता है आप अनप्रिडिक्टेबल होता है कि कोई कैसा बिहेव कर रहा है, कोई क्या बात कर रहा है आपसे। तो वो टाइम पे आप अपनी आंखें बंद करके आपने जो 2 साल पढ़ा है उसको, आपने ये पढ़ाई के बारे में भी उस टाइम सोचना नहीं है। आप ट्राई करो कि उस टाइम पे आपके माइंड में कोई थॉट ना आए, आप एक थॉटलेस स्टेट में जाने का ट्राई करो अपना एग्ज़ामिनेशन शुरू होने से पहले। और आप अगर आपका वो एक्टिव टाइम है तो आपको उस टाइम पे नींद भी नहीं आ रही होगी, तो आप एग्ज़ामिनेशन अब पूरा 3.5 घंटा एक्टिव तरीके से दो। और ये होगी एग्ज़ामिनेशन रिलेटेड बात। एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है, बाकी क्लासरूम में मस्ती करो, बट अटेंटिव वे में जो भी जब टीचर पढ़ा रहा है उस टाइम पे अटेंटिव वे में टीचर को सुनो, क्योंकि आप ये देखो कि आपका जो क्लास का टाइम है, अगर आप उस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम बहुत एक्स्ट्रा बन जाता है। अगर आपको क्लास की चीज़ भी घर पे करनी पड़ रही है तो वो एक डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो अगर आप क्लास का काम क्लास में करके क्लास की चीज़ें क्लास में समझ लेते हो तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको सेल्फ स्टडी के लिए बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, क्योंकि अपना अगर मैं रूटीन की बात करूं तो मैं 3 से 8 तो एलन जाता था, तो 3 से 8 वाला टाइम रहता था, और कुछ काफ़ी डेज़ पे स्कूल भी हो जाता था, तो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है उस वे में शेड्यूल। बट मेरी अराउंड 5 to 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी तो रहती ही थी, और अगर कोई जब एग्ज़ाम वाला टाइम होता था तो वो थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती थी, 7 आवर्स 8 आवर्स। जिस दिन जैसे एलन पे ऑफ हो गया तो इतना टाइम तो स्पेंड करना ही पड़ता है। और उसमें अगर आपका रूटीन आपने कुछ रखना है तो आप जैसे अगर आपकी सुबह के टाइम पे जैसे मान लो आप पढ़ने जा रहे हैं, तो आपने अराउंड आपकी अगर सुबह मैं मानूँ कि आप 1 बजे तक फ्री हो जा रहे हैं, तो 1 से 2 आप लंच वगैरह कीजिए, उस टाइम पे अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कीजिए। फिर आपके पास अगर आपका सुबह मान लीजिए आपको 9 बजे पहुंचना है, तो आप 8 बजे तो उठते ही होंगे। तो आप मैंने एक चीज़ कभी नहीं करी, मैंने स्लीप पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इन 2 साल। मैं 8 से 8.5 घंटे तो सोता ही सोता था। तो 12 से 8 आप अपना स्लीप का टाइम रखिए। अब आपके पास देखिए 2 से 12 में आपके पास बच गए टोटल 10 आवर्स। अब उसमें से मैं कह रहा हूँ 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी आपके लिए मिनिमम है। बाकी हर किसी का वो थोड़ा इंडिविजुअल है, क्योंकि आप कितना जल्दी पिकअप करते हैं, कितना जल्दी चीज़ को समझते हैं, आपका अटेंशन स्पैन कितने, आपको ब्रेक्स कितनी चाहिए, वो सब अलग चीज़ है। बट आपके पास मोटा मोटा 10 घंटे हैं, उसमें से आप 6 घंटे अगर सेल्फ स्टडी के लिए ब्रेक्स की फॉर्म में उसे डिवाइड कीजिए, और आपके पास 4 आवर्स ईज़िली एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है इसमें। अगर आपने जो भी आपने डिनर विनर का जो भी टाइम निकालना है, कुछ थोड़ा बहुत अपने आप को एंटरटेन करने के लिए जो टाइम निकालना है, वो सब उस टाइम में कीजिए, तो आपके पास ईज़िली आपका टाइम मैनेज हो सकता है। अगर आप बाकी डिस्ट्रैक्शन से बचें, सोशल मीडिया को टाइम रिस्ट्रिक्टेड वे में यूज़ करें जैसे मैंने पहले बोला, तो आपके पास ईज़िली टाइम सेल्फ स्टडी के लिए निकल के आएगा। MBBS तो अब एम्स न्यू दिल्ली से ही करूँगा, तो वो तो इमीडिएट 5 ईयर प्लान तो यही है, 5 वर्षीय योजना जो अगले टाइम की है। उसके बाद मेरा इंक्लिनेशन अगर आप पूछें तो करंटली तो मेरे को क्लिनिकल कैंसर से रिलेटेड एस्पेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है, तो मे बी ऑन्कोलॉजी में टेकअप करूं। बट ऐसे मैंने अपना कुछ माइंड मेकअप नहीं किया है। जो भी जब MBBS में जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे, तो जो भी जिसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा वो परस्यू करूँगा आगे। और थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन मेरा सोशल वर्क और ब्यूरोक्रेसी इस सब की साइड भी है, बट वो सब चीज़ें थोड़ी बात की हैं, वो तब सोचेंगे। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा दिल्ली नॉलेज ट्रैक का, कि उन्होंने इतना अच्छा एक इनिशिएटिव लिया और स्टूडेंट्स को वो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करने का इतना अच्छा मीडियम उन्होंने पिकअप किया है।
और आप डेली नॉलेज ट्रैक की बाकी वीडियोस भी देखें, आपको बाकी टॉपर्स की बात सुन के आपको एक आपकी तैयारी के लिए अच्छी गाइडलाइन मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें आपको क्या बात अच्छी लगी। और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखी मेरी एंड मैं होप करता हूँ कि मेरी किसी ना किसी बात से, चाहे सारी बातें ना, बट कोई ना कोई ऐसी बात मेरी टॉक से निकली हो जो आपको आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत भी हेल्प करे, तो ये वीडियो सक्सेसफुल हो जाएगी। और प्लीज़ बाकी डीकेटी की बाकी वीडियोस देखिए, उनका चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो पे प्लीज़ लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी। थैंक यू।